हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में समुद्र विज्ञान, मतलब कि ओशनोग्राफी। ठीक है। और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था जो हमारा महासागरीय जल का तापमान है, ये किस प्रकार हम पूरे जो महासागरीय एरिया है वहाँ पर अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये क्यों देखने को मिलता है, इसके क्या कारक हैं, हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से समझा। ठीक है। और उसके बाद उसी प्रकार उसका जैसे हम लोगों ने देखा था दो आधार पर जो तापमान है उसका वितरण हुआ था। एक तो हम लोगों का था जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है। उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे जो महासागरीय जल है उसमें लवणता जो है, तो ये कम ज्यादा कहाँ पर, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सब चीजें आज हम लोग समझने वाले हैं। और ये टॉपिक हमारा जो है काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ये प्रीलिम्स में एंड मेंस में दोनों जगह पूछता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लवणता क्या है। ठीक है। लवणता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि देखते हैं जो महासागरीय जल है जो इसमें विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक पदार्थों के घुल जाने से ये लवणता का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें क्या है, 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम लवण घुले हुए हैं उससे ही हम लोग बोलते हैं महासागरीय लवणता। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग देख लेते हैं जैसे जो हमारा समुद्री जल है उसकी औसत जो लवणता मानी गई है वो 35 प्रति हजार मानी जाती है। तो इसमें ये क्या है, जैसे 35 प्रति हजार, ये क्या है, जैसे इसमें ये है कि 1000 ग्राम वाटर होगा तो उसमें 35 ग्राम लवणता होगी, तो उससे ही हम लोगों ने औसत लवणता माना है। ये 35 ग्राम जो ये है इसे यहाँ पर बोला जाता है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। यहाँ पर ये डबल जीरो क्यों लगता है, क्योंकि ये थाउजेंड में यहाँ पर मेजर किया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर आप लोग जानते हो ये 35% जब होता है तो यहाँ पर 2 जीरोस होते हैं। ठीक है। ये हो गया 35%, बट यहाँ पर 1000 की बात हो रही है क्योंकि 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम, तो यहाँ पर 1000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है 1000 के अकॉर्डिंग, डबल जीरो। तो फिर ये हो गया हमारा 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, नॉर्मल सा है कि जैसे 1000 ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल मीन्स होता है 1 लीटर। ठीक है। तो यहाँ पर 1000 ग्राम मेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 35 ग्राम हम लोगों को दर्शाना है, 35 ग्राम लवणता को, इसलिए इसको बोला जाता है पार्ट्स पर थाउजेंड। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लवणता में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ मिलते हैं। तो इसमें जो मेन जो 35 ग्राम है, तो यहाँ पर ग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ परसेंट नहीं, क्योंकि ये 35 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। तो 35 ग्राम जो ये हमारी लवणता है, इसमें कौन कौन से लवण है। फर्स्ट है हमारा क्लोरीन, तो ये क्लोरीन है हमारा 18.97 ग्राम। देन है सोडियम, सोडियम ये हमारा है 10.47 ग्राम। एंड थर्ड है सल्फेट, ये है 2.65 ग्राम। एंड इसके बाद फोर्थ है मैग्नीशियम जो कि है 1.28 ग्राम। और एंड इसके बाद जो रिमेनिंग उसको मैंने अदर में लिख दिया है, ये होगा हमारा 1.63, क्योंकि जब इसको ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 33.37 ग्राम। एंड यहाँ इसके बाद ये रिमेनिंग जो है 1.63 ग्राम। पर जो 3 रासायनिक पदार्थ हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जाम में पूछ लेगा कि सर्वाधिक मात्रा में कौन से पदार्थ मिलते हैं। ये जो लवण है, लवणता में कौन कौन से सर्वाधिक पदार्थ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये दे देगा जैसे क्लोरीन, सोडियम और सल्फेट, मैग्नीशियम, इस तरीके से देगा। तो इसमें ये आगे पीछे कर देगा। फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए सोडियम कर दिया इस तरीके से, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो है हमारी क्लोरीन की, देन है सोडियम।
इस प्रकार इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारी बात क्या है। जैसे ये है हमारा लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो है वाष्पीकरण होता है। क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो ये जो जल है ये वाष्प के रूप में ये वायुमंडल में चली जाती है और जो जल है वहाँ पर ये लवण की मात्रा अधिक हो जाएगी, इसका औसत जो है। क्योंकि जब वाष्प के रूप में जल वायुमंडल में चला जाएगा तो नीचे जल जो हमारा जो शुद्ध जल है वो कम हो जाएगा, फिर उस लवण और उसका औसत जो है उसमें कम डिफरेंस हो जाएगा, यानी लवणता की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि लवण जो है वो वाष्पीकृत नहीं होते और लवणता का अनुपात इसलिए यहाँ पर बढ़ जाता है। इसके बाद क्या है, जो हमारे जो अक्षांश हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, वहाँ पर सर्वाधिक तापमान मिलता है। एंड जैसे जैसे हम लोग ऊपरी अक्षांश की ओर जाते हैं, मतलब कि ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो ये वहाँ पर तापमान कम होता जाता है, वहाँ पर सूर्य तक कम मिलता है। तो वहाँ पर जो है ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और यहाँ पर ज़्यादा होती है, जो हमारा विषुवत रेखा है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि ऊपरी अक्षांश और निम्न अक्षांश यहाँ पर कारक के रूप में देखे जाते हैं। जैसे कि विषुवत रेखा पर सूर्यातप अधिक है और ध्रुवों पर सूर्यातप कम होगा, इसलिए विषुवत रेखा के पास अधिक वाष्पीकरण और ध्रुवों पर कम वाष्पीकरण होगा, जिससे लवणता की मात्रा प्रभावित होगी। बट यहाँ पर मैंने नोट करके लिख दिया है, एक यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक लवणता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक तापमान है तो यहाँ पर वाष्प के रूप में जल अधिक ऊपर जाएगा वायुमंडल में, यानी यहाँ पर लवणता सर्वाधिक होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लगातार, मैंने कल भी बोला था जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये तापमान का जो वितरण पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था विषुवत रेखा पर तापमान सर्वाधिक नहीं मिलता। ये जैसे ही विषुवत रेखा से ऊपर की ओर, मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो थोड़ा सा विषुवत रेखा के ऊपर की ओर उत्तर साइड में वहाँ पर तापमान अधिक था, सर्वाधिक। उसी प्रकार यहाँ पर जो लवणता का है वो भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है, वर्षा, लगातार वर्षा होती है और जब वर्षा होती है तो ये यहाँ पर शुद्ध जल अधिक मात्रा में हो जाता है, तो फिर यहाँ पर लवणता की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक लवणता इसीलिए यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है। जो हमारा देखा था, जो कपासी मेघ बन रहे थे यहाँ पर, उसी के कारण। देन इसके बाद हम लोग देख लेते जो नदियों का जल है। ठीक है, ये नदियों का जल जो है ये स्वच्छ होता है। ठीक है, इसलिए बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके मुहाने पर लवणता कम देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे कोई भी एरिया, महासागर है, ठीक है, वहाँ पर लवणता है मान लीजिए ज़्यादा, देन जब उसमें कोई नदी का जल वहाँ पर मिलेगा जा करके और वो तो है शुद्ध, तो फिर वहाँ पर उसकी जो लवणता की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध जल अधिक हो जाएगा वहाँ पर। वही यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हमारी अमेजन नदी है, कांगो नदी है और ये गंगा नदी तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये है कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये है हमारा इंडिया, यहाँ पर है ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये है हमारी बंगाल की खाड़ी, एंड ये है यहाँ पर अरब सागर। तो यहाँ पर क्या है, अब आप लोग बताइए कहाँ पर लवणता अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा है, इस साइड ज्यादा नदियां गिरती है, जैसे हमारी गंगा नदी ही बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है, तो यहाँ का जो जो सागरीय जल है, तो यहाँ पर अगर उसमें जितनी भी लवणता है, अब यहाँ पर शुद्ध जल यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर शुद्ध जल की मात्रा अधिक हो गई, देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लवणता कम होगी यहाँ के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी नदी नहीं मिल रही है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये है हमारा, ये पवनों की दिशा है, ये भी
जो हमारी जो लवण है ये कम है ज़्यादा है, इसको ये पवने भी, ये पवनों की दिशा है ये भी प्रभावित करती है। जैसे कि जिस दिशा की ओर पवनें चलती हैं, जैसे मान लीजिए ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही हैं, तो फिर जब वेस्ट की ओर जाएंगी तो ये अपने साथ सागरीय जो जल है, सागरीय सतह का जो जल है उसको भी उसी दिशा में बहा कर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये जिस दिशा की ओर पवनें चलती हैं तो साथ में सागर की सतह का जल भी साथ में ले जाती हैं। ठीक है, और जब ये जिस दिशा में जाएंगी, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, तो जब ये वेस्ट में पहुंचेंगी तो वहां पर जो सागर की सतह का जो जल है साथ में बहा कर ले जाएगी, तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर लवणता अधिक हो जाती है। और जिस दिशा से पवनें चलती हैं, जैसे मान लीजिए ईस्ट से चली थी वेस्ट की ओर, तो ईस्ट में जहाँ से चली थी वहां पर लवणता की मात्रा कम हो जाती है। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर हो गया हमारा साउथ अमेरिका, एंड ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। देन यहाँ पर क्या होगा, ये मान लीजिए ये हो गया हमारा एशिया, एंड इसके बाद यहाँ पर ये हो गया हमारा अफ्रीका हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आप लोग जानते हैं, जैसे ये हमारा, मैंने कई बार बताया, ये हमारा भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं वह ऐसे चल रही हैं, यहाँ पर आप लोग ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं। ये व्यापारिक पवनें चल रही हैं, एंड ये उत्तरी गोलार्ध में, एंड ये चल रही है दक्षिणी गोलार्ध में, ये भूमध्य रेखा की ओर। अब क्या होगा, जब ये चलेंगी तो ये अपना जो सागरीय जल है, जो सतह का जल है, ये अपने साथ इस साइड लाएंगी यहाँ पर। जैसे तापमान के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, जब व्यापारिक पवनें चल रही थी तो जो सागर की सतह का जो जल था वो गर्म जल अपने साथ ले आ रही थी। उसी प्रकार ये लवणता की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब पवनें आएंगी तो इस यहाँ पर अधिक लवणता होगी, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब पवनें चलती हैं तो ये, अगर मान लीजिए पवनें चल रही हैं ईस्ट से वेस्ट, तो कहाँ पर, ईस्ट में या वेस्ट में लवणता अधिक होगी और कहाँ पर कम होगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ये होगा, ये वाला एरिया होगा, यहाँ पर अधिक लवणता होगी, यहाँ पर कम। ठीक है, ये हो गया हमारा जो चल रही है व्यापारिक पवनें, एंड यहाँ पर चल रही हैं, ये हमारा है 30 डिग्री अक्षांश, सेम साउथ में भी होगा। ठीक है, यहाँ पर अब ये चल रही है हमारी पछुआ पवनें, इस साइड पछुआ पवनें इस साइड चलती हैं। सेम जैसे आप लोगों को तो ये बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि कल हम लोगों ने ये तापमान जैसे पढ़ा था ना, उसी आधार पे ये भी यहाँ पर भी वही स्थिति देखने को मिलती है। बस यहाँ पर लवणता की बात हो रही, वहां पर तापमान की हो रही थी। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम जब पवनें इस साइड जा रही हैं, यानी कि यहाँ पर जो है लवणता कम हो जाएगी, एंड यहाँ पर अधिक होगी। यहाँ पर जो ये एरिया है हमारा, यहाँ के जो सागर होंगे वहां पर अधिक लवणता होगी। अब इस प्रकार हम लोगों ने समझा। ठीक है, ये जो लवणता का जो पवनों की दिशा एक कारक के रूप में यहाँ पर काम करती है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक चीज और है, ये सागरीय जल की गति भी प्रभावित करती है। जैसे कि यहाँ पर 4th हो गया था, ये हो गया मेरा 5th। 5th में क्या होगा, सागरीय जल की गति जो होती है, सागरीय जल की गति, ये किस प्रकार प्रभावित करती है यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे क्या होगा, जो महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है, ये ज्वारीय तरंगे हैं, ठीक है, और संवहनीय धाराएं हैं, ये जब चलती हैं तो इनके द्वारा जो है गति उत्पन्न होती है।
और जब गति उत्पन्न होती है तो ये एक जैसे जो अपवाह की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहाँ पर जैसे ये हवाएं चल रही थी वैसे ही जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो लवणता की जो स्थिति है वो कम ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, महासागरीय जल की गति ये किस प्रकार करती है, जैसे कि ये महासागरीय जो जलधाराएं हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ने वाले हैं, जो हमारी महासागरीय जलधाराएं हैं, महासागरीय धाराएं एंड ज्वारीय तरंगे प्लस क्या होगा, संवहनीय धाराएं, इनके द्वारा जो गति होती है जिससे अपवाह की स्थिति बनती है, धाराओं द्वारा गति से अपवाह की स्थिति बनेगी, जिससे क्या होगा, जो सागरीय जल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, और महासागरों की महासागरों में जो लवणता है वो बदलेगी, मतलब कम ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सागरीय जल की गति जो है वो भी एक कारक के रूप में देखी जाती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ये हमारा लवणता है इसका वितरण, जैसे कल हम लोगों ने तापमान का वितरण देखा था, उसी प्रकार जो हमारा लवणता है ये भी दो प्रकार से इसका वितरण देखने को मिलता है। एक तो हमारा है क्षैतिज एंड सेकंड है हमारा ऊर्ध्वाधर, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो हमारा क्षैतिज वितरण है, इसमें भी सेम वैसे ही है कि इसमें विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर लवणता का अध्ययन इसमें किया जाता है, जो हमारा क्षैतिज वितरण है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ये जो सागर हैं, यहाँ पर एक चीज और है कि हम जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ये तो मैंने अभी बताया, तो लवणता जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे खुले सागर हैं, मतलब खुले सागर मीन्स कि जैसे कुछ सागर हैं जो हमारे तीन ओर से या चारों ओर से जो लैंड से कवर्ड हैं। ठीक है, तो लैंड से जब कवर्ड होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पूरा एरिया मतलब कवर्ड होगा, वहाँ का तापमान भी अधिक होगा एंड वहाँ पर कोई भी नदी वहाँ पर नहीं मिल रही है अगर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, लवणता जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और जहाँ पर कवर्ड है और जो खुले सागर हैं वहाँ पर क्या होगा, नदियाँ भी आकर मिलेंगी एंड वहाँ का तापमान भी कम होगा, तो वहाँ पर लवणता कम होती है। वही यहाँ पर बताया गया था, खुले सागर की लवणता जो है 33 पार्ट्स पर थाउजेंड से 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच होती है, यानी कि कम होती है। अगर एग्जाम में पूछता है कि खुले सागर की लवणता अधिक होती है या मतलब जो कवर्ड सागर होते हैं, चारों ओर से स्थल से घिरे हुए होते हैं, वहाँ की लवणता कम होती है, तो वही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे खुले सागर हैं वहाँ की लवणता कम होगी एंड जो चारों ओर स्थल से घिरे होने की स्थिति में होते हैं वहाँ की लवणता जो है हमारी अधिक होती है, जो कि है 41 पार्ट्स पर थाउजेंड तक मिलती है, मतलब यहाँ बढ़ जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। और सेकंड हमारा जो है ये गर्म व शुष्क क्षेत्र में, वो मैंने बताया कि वाष्पीकरण उच्च होगा, यहाँ की लवणता जो है 70 पार्ट्स पर थाउजेंड तक देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पर ये गर्म और शुष्क क्षेत्र होगा,
वहाँ पर वाष्पीकरण उच्च होगा तो वहाँ पर इतनी भी लवणता बढ़ जाती है, मतलब 70 पार्ट्स पर थाउजेंड तक। और अगर एग्जाम में पूछ लेता है, ये तो हो गया हमारा जो कवर्ड है जो सागर एंड जो ओपन है उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद क्या है, अगर एग्जाम में पूछ लेता है, यहाँ पर ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि पूछता है कि उच्चतम लवणता वाले प्रमुख क्षेत्र पूछता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये हमारी जो तुर्की की ये जो हमारी तुर्की की वान झील है, मतलब यहाँ पर सर्वाधिक लवणता देखने को मिलती है। ये 330 पार्ट्स पर थाउजेंड है यहाँ पर। एंड इसके बाद सेकेंड है हमारा जो मृत सागर, यहाँ पर जो है हमारी 230 पार्ट्स पर थाउजेंड है। एंड इसके बाद ग्रेट सॉल्ट झील जो है यहाँ पर 220 पार्ट्स पर थाउजेंड है। एंड जो रेड सी है लाल सागर, वहाँ पर 41 पार्ट्स पर थाउजेंड है। इसी प्रकार ये चीज़ें, ये फैक्ट हैं, ये आप लोग याद रखेंगे और ये मैप में भी देखेंगे कि ये झील की लोकेशन एंड जो ये हमारा डेड सी है, ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर देखेंगे मैप में। एंड यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि इसका नाम है ग्रेट सॉल्ट झील, तो आप लोग मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर अगर एग्जाम में ये ऑप्शन में दे दिया, ये सारे मान लीजिए ऑप्शन ही है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये है ग्रेट सॉल्ट झील, तो यहाँ पर लगेगा कि सबसे ज़्यादा लवणता इसी में होगी, बट ऐसा है नहीं। यहाँ ये तुर्की की वान झील है जो यहाँ पर है सर्वाधिक लवणता। तो ये हो गया हमारा जो लवणता का क्षैतिज वितरण है, वो इस प्रकार है। ये तो सिंपल है, जैसे जैसे क्षैतिज मतलब जो मैंने कल बताया था कि 2 प्रकार से तापमान का वितरण हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। जैसे क्षैतिज मीन्स हो गया ये जो ये हमारा है ग्लोब, तो ये 0 डिग्री है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्षैतिज वितरण, इसी को कहेंगे। देन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा है ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इसी प्रकार देखेंगे जैसे कल ही मैंने बताया था, वर्टिकल में क्या होगा, गहराई के आधार पर, जैसे ये हो जाएगा वर्टिकल, ये हमारा है समुद्र, ये हो गया हमारा, कल मैंने बताया भी था, ये हो गया क्षैतिज वितरण। एंड ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण। यहाँ पर क्या होगा, ये है हमारी महासागरीय जो सतह है, एंड इसमें जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो ये वर्टिकल यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे जो लवणता है, एंड इसमें इस प्रकार देखेंगे, एंड ये जो है ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं ऊर्ध्वाधर जो वितरण है, इसमें क्या होगा, जो हमारी समुद्री सतह है, ठीक है, समुद्री सतह की लवणता बढ़ जाती है यदि जो जल है हमारा, जो सतह का जल है, ये बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में बदल जाए, और यदि ये नदियों के जल में मिल जाए, ठीक, यहाँ पर जो नदियों का जल मिल जाए तो लवणता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग, मैंने पहले भी बताया कि नदियों का जल मिलेगा तो लवणता कम हो जाएगी और समुद्र की सतह की लवणता बढ़ जाएगी यदि वहाँ पर जल जो है वो बर्फ बन जाए या वाष्पीकरण के रूप में, मतलब वाष्प में बदल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड है हमारा गहराई में लवणता। जैसे जैसे हम लोग समुद्र की सतह से नीचे की ओर जाएंगे तो गहराई में लवणता में बहुत कम बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था तापमान, जैसे जैसे गहराई में जा रहे थे तो तापमान का जो डिफरेंस था बहुत बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था, वैसे ही वही चीज गहराई में लवणता जो है बहुत कम बदलाव देखने को मिलता है। कम लवणता वाला जल जो है यहाँ पर क्या होता है, इसलिए यहाँ पर अंतर तो सिर्फ इसलिए देखने को मिलता है, बाकी तो सिर्फ ऊपरी जो सतही जल है वहाँ पर लवणता देखने को मिले, बट क्योंकि वहीं पर जो हमारा है तापमान कम ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ पर अंदर जो गहराई में क्यों देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या होता है, कम लवणता वाला जो जल है
वो उच्च लवणता वाले जल के ऊपर आ जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। जैसे जहाँ पर लवणता कम होगी वहाँ उसका घनत्व कम होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो हमारा जो आर्द्र वायु है, इसमें क्या होता है, ये जो आर्द्र वायु ये भारी होती है और वहाँ पर उसका घनत्व तो अधिक होता है ना। एंड जो गर्म वायु थी उसका घनत्व तो अधिक कम था। गर्म वायु का घनत्व कम होने के कारण वो ठंडी वायु के ऊपर जा रही थी। सेम वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, कम लवणता वाला जल जो है उच्च लवणता वाले जल के ऊपर आ जाता है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। ठीक है। और यहाँ पर सेम जैसे तापमान वाला एक क्षेत्र था, कल हम लोगों ने पढ़ा था थर्मोक्लाइन, वही यहाँ पर देखने को मिलता है हेलोक्लाइन क्षेत्र के रूप में। और यहीं पर सर्वाधिक तेजी से लवणता बदलती है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कल हम लोगों ने देखा था, ये जो हमारा मान लीजिए ये सागर है, ये कोई महासागर है, ये महासागर है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने देखा था औसत जो गहराई थी, ये हमारी मीटर्स में होगी। कल भी हम लोगों ने देखा था मीटर में होगी। एंड यहाँ पर क्या होगा, ये मान लीजिए ये है हमारा 0 मीटर। एंड ऐसे ऐसे चलते गए एंड यहाँ पर ये हो गया हमारा 500, देन 1000, ऐसे ऐसे चलते चले गए जब नीचे की ओर, और लास्ट में ये हमारा हो गया 4500 मीटर। ये मीटर में है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी लवणता है सैलिनिटी, वो मान लीजिए यहाँ पर है 34। ठीक है। एंड यहाँ पर 34.5 है। एंड यहाँ पर है हमारी 35 है और इधर बढ़ रही है, इधर की ओर बढ़ रही है, तो ये हो गया हमारा 35.5। इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। बढ़ती मतलब ये जो है हमारा बढ़ती हुई लवणता। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये एरिया जो हमारा था ये वाला, ये कल भी हम लोगों ने देखा था। एंड सेकेंड हमारा था जो ये थर्मोक्लाइन था, यहाँ पर तापमान सर्वाधिक यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। ये जो हमारा 500 से 1000 के बीच का जो क्षेत्र था, मतलब जब गहराई नीचे की ओर जा रहे थे, जब 500 से 1000 मीटर की गहराई के बीच में जो है तापमान सर्वाधिक गिरावट देखने को मिल रही थी। वैसे सेम यहाँ पर है, यही बताया गया है कि ये है हमारा हेलोक्लाइन, ये हेलोक्लाइन जो है एरिया है, मतलब क्षेत्र है। ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, जो हमारी लवणता है सर्वाधिक तेजी से बदलती है। अब क्या होगा, जैसे कि जहाँ अब ये नीचे जो जल है हमारा, ठीक है, जैसे जैसे ये पूरा समुद्र ही है तो ये जल है। यहाँ पर क्या होगा, जब जो जल जैसे है जहाँ पर लवणता ज़्यादा है, जब लवणता ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ का घनत्व ज़्यादा है। जब घनत्व ज़्यादा है यानी कि वो ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ वो है नीचे आएगी, और कम घनत्व वाला जो है यानी कम लवणता जो है जल वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक लवणता है वो यहीं पर मिलेगी, नीचे वाले क्षेत्र में सर्वाधिक लवणता यहाँ पर मिलेगी। बट यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो जल है कोई ये मतलब कोई इसकी लेयर फिक्स तो नहीं है ना, कि मतलब इसके ऊपर ये जल नहीं जा सकता। ठीक है। ये जल नहीं जा सकता, यहाँ पर फिक्स है, ऐसा तो है नहीं। जब ये जल जो है जैसे ये ऊपर नीचे भी होगा, और इसी वजह से ये जो स्थिति है ये कभी
चेंज भी हो जाती है। जैसे हमारे उच्च अक्षांशों पर है, गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, एंड मध्य जो अक्षांश है वहां पर क्या होता है, एक इसका जो मापने का जो वो है, इसको फैदम उसको बोला जाता है। जैसे एक मीटर होता है, मापक मीटर है, बट यहाँ पर मीटर नहीं है, यहाँ पर फैदम है। यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि यहाँ जो है गहराई को फैदम से मापा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि मतलब एक फैदम बराबर क्या होता है, एक फैदम बराबर 6 मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे मध्य अक्षांश है, तो जो मध्य अक्षांश जहाँ पर है वहां पर क्या होगा, जब ये सागरीय तल से जैसे नीचे जाएंगे तो 200 फैदम तक यहाँ पर लवणता जो है बढ़ती है, परंतु फिर घटने लगती है। ठीक है, ऐसे भूमध्य रेखा पर जो है लवणता बढ़ती है, परंतु फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहां पर घटने लगेगी। ठीक है, तो ये स्थितियां बदलती रहती हैं, बट ये एक नॉर्मल है। जैसे कि जहाँ पर सब जो लवणता है वो घनत्व तो वहां पर अधिक होगा, जहाँ पर लवणता अधिक होगी, इसी वजह से वो जब घनत्व होगा तो नीचे की ओर ही मोस्टली देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर जो वितरण है हमारा लवणता का। ये जो हमारा जो महासागरीय जल का तापमान है, एंड जो ये हमारा सैलिनिटी है महासागरीय जल की, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है मिलते हुए हैं। तो इन दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि जो समुद्र जल की लवणता के बारे में, ये लवणता क्या है, एंड कैसे कैसे इसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ मिलते हैं, देन इसका जो वितरण है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा। जैसे कि ये हो गया हमारा जो इसकी पवनों की दिशा जो प्रभावित कर रही थी, एंड सागरीय जल है। ठीक है, एंड जो वाष्पीकरण था, ठीक है, और जो अक्षांश है नदियों का जल है, ये सारी चीजें जो इसकी लवणता को प्रभावित कर रही थी। तो ठीक है, ये होता है हमारा कंप्लीट जो आज का टॉपिक है महासागरीय जल की जो लवणता है, सैलिनिटी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, वहां से आप लोग ज्वाइन करके इस पीडीएफ को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे ये क्लासेस यूजफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियोज को लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।